Question number 10, page number 9. Following is a balance sheet of Teen Toys as on 31st. As on 31st of December 2001. Liabilities में authorized capital 20,000 ordinary shares of 10 each. Issued, subscribed and paid up में 12,000 shares of 10 each. Less calls in arrears ₹3 per share. Sundry creditors or provision for tax. Asset में goodwill, building, machinery, preliminary expenses, stock. Book debts means debtors. Cash at bank or profit and loss account. Transaction. Directors find that machinery overholded by 10,000. मतलब मशीनरी का वैल्यू 10,000 ज़्यादा हो गया है, तो इट इज नाउ प्रपोज टू राइट डाउन दिस असेट्स टू इट्स ट्रू वैल्यू. तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को इसका वैल्यू सही करना है. तो सही करना है मतलब मशीनरी का वैल्यू जो 10,000 ज़्यादा है उसको कम करना है. तो मशीन का वैल्यू कम करना है मतलब रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ असेट हो रहा है. असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस रहेगा. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, लॉस रहेगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा. और मशीनरी का वैल्यू कम किया तो यहाँ पर आएगा टू मशीनरी. और मशीनरी का वैल्यू ओवर होल्डेड हो गया था 10,000 से, तो 10,000 जो है मशीन का वैल्यू कम करना पड़ेगा. तो इट इज अ लॉस है तो कैपिटल डेबिट, और मशीन का वैल्यू कम किया तो मशीनरी क्रेडिट. नरेशन being value of machinery reduced. उसके बाद एक्सटिंग्विश गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. इसका मतलब है कि असेट साइड में जो गुडविल है, असेट साइड में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, और असेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सबको राइट ऑफ करने के लिए बोला है. तो राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और असेट में से जो भी राइट ऑफ किया वो सब क्रेडिट हो जाएगा. तो असेट में से हम लोग गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो यहां पर आएगा टू गुडविल. अभी असेट में गुडविल है 10,000. उसके बाद असेट में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ होगा. तो यहां पर आएगा टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. असेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 1,500. उसके बाद असेट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ होगा, तो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,800. टोटल 32,300. being assets written off. नेक्स्ट, अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो एसवाई बीकॉम में आ चुके हैं. एसवाई बीकॉम में एक चैप्टर था जिसका नाम था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. वहां पे फॉरफीचर ऑफ शेयर होता था और री इशू ऑफ शेयर्स होता था. तो फॉरफीचर का एंट्री और री इशू का एंट्री जो हमने वहां पे पढ़ा है, तो सेम वही एंट्री अपने को अभी यहां पे पास करनी है. ट्रांजैक्शन नंबर ए में लिखा है फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच कॉल्स आर आउटस्टैंडिंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है उसे अपने को फॉरफिट करना है. अभी लायबिलिटीज में अगर हम लोग चेक करेंगे तो लायबिलिटीज में देख के मालूम पड़ता है कॉल्स इन एरियर से 9,000, और पर शेयर पे कॉल एरियर ब्रैकेट में दिया हुआ है ₹3 पर शेयर. तो 9,000 अमाउंट है कॉल्स इन एरियर्स का, और हर एक शेयर पे ₹3 कॉल्स इन एरियर्स है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 9,000 डिवाइडेड बाय 3, तो नंबर ऑफ शेयर्स 3,000. 9,000 डिवाइडेड बाय 3, तो नंबर ऑफ शेयर्स 3,000. तो ये 3,000 शेयर्स जो है
इसके ऊपर अपने को कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो अब कंपनी इन शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है, मतलब फॉरफीचर हो रहा है। तो फॉरफीचर मतलब कैंसल, मतलब इन शेयर्स को कैंसल कर दो। तो अभी फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? फॉरफीचर की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस और टू शेयर फॉरफीचर। ये आ गया फॉरफीचर का एंट्री। अब अमाउंट 3000 शेयर्स को फॉरफिट किया है हमने, तो 3000 शेयर्स और इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड विद द फेस वैल्यू। तो लायबिलिटी में हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया दिया है, तो 3000 इंटू 10, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 30,000। फिर कॉल्स एरियस क्रेडिट है, तो कॉल्स एरियस का अमाउंट ढूंढने का जरूरत नहीं है, कॉल्स एरियस लायबिलिटी में से देख के मालूम पड़ता है 9000 है, तो कॉल्स एरियस डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा 9000। डिफरेंस विल बी शेयर फॉरफीचर, तो डिफरेंस है 21,000, तो दिस विल बी शेयर फॉरफीचर। बीइंग 3000 shares forfeited, ये 3000 शेयर्स को फॉरफिट करने का एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पॉइंट नंबर बी में दिया है नेक्स्ट पेज पे, रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर। अभी जो ये पेड अप कैपिटल रिड्यूस करने बोला है, तो उसका एंट्री हम लोग बाद में पास करेंगे। बाद में इसके लिए, क्योंकि पॉइंट नंबर सी अपने को पहले लेना पड़ेगा, पॉइंट नंबर सी में बताया है रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर एट ₹5 पर शेयर, रीइश्यू करने के लिए बोला है। तो फॉरफीचर के बाद कभी भी पहला एंट्री रीइश्यू का आना चाहिए, मतलब पहले फॉरफीचर होगा फिर रीइश्यू होगा और उसके बाद बाकी के ट्रांजेक्शंस। तो अभी ये जो 3000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, इन्हीं 3000 शेयर्स को अगेन हम लोग रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू का मतलब ये होता है कि ये शेयर्स को हम लोग मार्केट में बेचेंगे। तो अभी जब शेयर्स कंपनी बेचेगा तो कंपनी को कैश मिलेगा। तो रीइश्यू का भी एंट्री एसवाई बीकॉम में पड़ा है, एसवाई बीकॉम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में रीइश्यू की एंट्री होती थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गया रीइश्यू का एंट्री। अभी अमाउंट हर एक शेयर्स कितने में रीइश्यू हो रहा है, पॉइंट नंबर सी में लिखा है कि रीइश्यू एट ₹5 पर शेयर। तो 3000 शेयर्स है और हर एक शेयर्स को 5 में रीइश्यू किया है, तो कैश रिसीव्ड विल बी 15,000। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, 3000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे, हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू लायबिलिटी में देखेंगे, लायबिलिटी में 10 रुपया दिया हुआ है, तो 3000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, कैपिटल अमाउंट इज 30,000, तो कैपिटल क्रेडिट होगा 30,000 से। जो डिफरेंस आएगा वो शेयर फॉरफीचर, डिफरेंस इज 15,000 विच इज शेयर फॉरफीचर। ये रीइश्यू का एंट्री होता है। अब एक पॉइंट होता है इसमें कि जहां पे फॉरफीचर का एंट्री आ गया, रीइश्यू का एंट्री आ गया, तो उसके बाद शेयर फॉरफीचर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ऐसा एसवाई बीकॉम में होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर फॉरफीचर का जो डिफरेंस अमाउंट होगा, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे और यहाँ का डिफरेंस अमाउंट, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऐसा एसवाई बीकॉम में करते थे, लेकिन ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो शेयर फॉरफीचर का जो डिफरेंस अमाउंट है, शेयर फॉरफीचर का डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिडक्शन। अब ये अमाउंट कैसे मिलेगा? तो शेयर फॉरफीचर इधर क्रेडिट है 21,000, शेयर फॉरफीचर इधर डेबिट है 15,000। तो डिफरेंस ऑफ दिस टू 21 एंड 15 दैट कम्स टू 6,000। तो 6,000 का जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये एंट्री तब आएगी जब ये दो एंट्री आई हुई रहेगी, मतलब पहले फॉरफीचर होगा, फिर रीइश्यू होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। बीइंग शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी में लिखा है यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नेसेसरी, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स को यूज करो अगर जरूरत है तो। लेकिन अभी उसके पहले एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर बी, जहां पे बताया गया था रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर। तो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर को रिड्यूस करने बोला था। तो अब जबकि फॉरफीचर हो चुका है, रीइश्यू हो चुका है, तो अब हम लोग पॉइंट नंबर बी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे लिखा है पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर रिड्यूस करो। अब कभी भी सम के अंदर ये बात लिखी होगी पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर रिड्यूस करो, तो एंट्री शुड बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। आई रिपीट, कभी भी सम के अंदर लिखा हो कि पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर रिड्यूस करो, तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अभी अपने सम में शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर है, तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अभी अमाउंट, तो पेड अप वैल्यू कितना रिड्यूस करने के लिए बताया, तो पॉइंट नंबर बी में लिखा है रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर। 3 रुपया पेड अप वैल्यू रिड्यूस करने बोला है, तो यहां पर आएगा 3। लाइबिलिटीज में नंबर ऑफ शेयर्स, इश्यूड वाले में नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे, इश्यूड वाले में नंबर ऑफ शेयर्स है 12,000, तो 12,000 शेयर्स है इश्यूड में, और पेड अप वैल्यू रिड्यूस करने बोला है 3, तो 12,000 into 3 अमाउंट कम्स टू 36,000। ये पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो गया। इश्यूड में 12,000 शेयर्स है, हर एक शेयर्स को एडजस्टमेंट के हिसाब से 3 रुपए रिड्यूस करना है, तो 12,000 into 3 36,000। बी पेड अप वैल्यू of the shares reduced as per resolution number। as per resolution number वर्ड तब लिखना है जब शेयर्स का वैल्यू हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो as per resolution number वर्ड आ जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन में ऐसे लिखा था यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नेसेसरी, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर जरूरत है तो उसे यूज करो। अभी कैसे पता चलेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना यूज करना है, तो उसके लिए अपने को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अपने को पता चलेगा कि कितना प्रोविजन फॉर टैक्स यूटिलाइज करना। अभी अकाउंट में सबसे पहले एंट्री कैपिटल डेबिट है, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा 2 मशीनरी, अमाउंट इज 10,000। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे भी कैपिटल डेबिट है, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा 2 गुडविल, अमाउंट इज 10,000। उसके बाद 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 1,500। उसके बाद 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इज 20,800।
ये वाली एंट्री में कैपिटल नहीं है, ये वाली एंट्री में भी कैपिटल नहीं। नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय शेयर फॉरफीचर, अमाउंट इज 6000। इधर कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय इक्विटी शेयर्स, अमाउंट इज 36,000। Now let us take the total. Total is 42,300. Difference comes on the credit side. Difference is 300. अब जहां पे वो लोग ने एक ट्रांजेक्शन दिया था, यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नेसेसरी, मतलब ये वो 300 अमाउंट है जो अपने को यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अब इसका एंट्री बनेगा, कैपिटल डिडक्शन के क्रेडिट में है तो कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हो जाएगा। कैपिटल डिडक्शन के क्रेडिट में तो कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट है। अमाउंट 300। नरेशन, बीइंग provision for tax utilize। अब ये सब में एक और काम बाकी है, दैट इज प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट, सबसे फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ओके। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में
बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, वो लोग ने अपने को ऑथराइज्ड कैपिटल बताया हुआ है, तो ऑथराइज सेम कॉपी कर लेंगे। तो यहां पर आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल है 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10, अमाउंट इज 2 lakhs। ऑथराइज को टोटल में नहीं लेते हैं तो इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग इशूड एंड पेड अप। अब लाइबिलिटीज में 12,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच दिया हुआ है 1,20,000, मतलब लाइबिलिटीज में इशूड वाले शेयर्स 1,20,000 है। कॉल्स एरियाज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले शेयर्स देख लेंगे। तो शेयर्स लाइबिलिटी में 1,20,000 है, तो 1,20,000 लाइबिलिटी में है, मतलब क्रेडिट में है। और यहाँ पे इक्विटी शेयर डेबिट हो गया 30, तो डेबिट हो गया तो माइनस, फिर इक्विटी शेयर वापस क्रेडिट हो गया 30, क्रेडिट हो गया तो प्लस, और आगे फिर से इक्विटी शेयर डेबिट हुआ है 36,000, तो ये माइनस हो जाएगा। डेबिट हुआ मतलब माइनस, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 84,000। तो दिस इज द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल 84,000। अभी यही 84,000 शेयर कैपिटल यहां पे आ जाएगा 84,000। अच्छा, अब रही बात वहां पे कॉल्स एरियर्स की, तो कॉल्स एरियर्स लायबिलिटी में से माइनस हो रहा है। इसका मतलब कॉल्स एरियर्स लायबिलिटी में से माइनस हो रहा है, मतलब क्रेडिट में से माइनस हो रहा है। तो क्रेडिट में से माइनस हो रहा है मतलब कॉल्स एरियर्स वहां पे डेबिट है, असेट में है, ऐसे समझेंगे हम लोग उसको। क्योंकि लायबिलिटी में से माइनस हो रहा है कॉल्स एरियर्स, मतलब उसको असेट वाला इफेक्ट मिला है, मतलब वो डेबिट में है 9,000। अब 9,000 तो डेबिट में है कॉल्स एरियर्स, और यहाँ पे कॉल्स एरियर्स क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट हो गया मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो कॉल्स एरियर्स का कोई मतलब नहीं रहता। तो बाहर जो अमाउंट है 1,11,000 वो कोई मतलब नहीं, इट इज अ डिफरेंस अमाउंट। 1,20,000 और 9,000 का डिफरेंस 1,11,000 दिया था लायबिलिटी में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अभी इसके बाद हेडिंग आता था अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस ऐसा कुछ है नहीं, तो लिखने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आता था नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें डिबेंचर होता था, लोन होता था, ऐसा भी कुछ नहीं है इधर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। तो करंट लायबिलिटी में पहला नाम सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर्स दिया हुआ है लायबिलिटीज में, और एंट्री में क्रेडिटर्स नहीं है, तो सेम अमाउंट कॉपी कर लेंगे 15,425। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000 दिया है लायबिलिटीज में, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हो गया है। डेबिट हो गया मतलब ये माइनस, तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज 3,700। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे डेबिट हो गया 300, तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा 3,700। टोटल 15,425 प्लस 3,700, 19,125 is the total. तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो डेबिट हुआ था माइनस हो गया। टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी 19,125, लायबिलिटीज का टोटल 19,125 प्लस 84,000, 1,03,125। लायबिलिटी साइड का टोटल इज ओवर। नेक्स्ट हेडिंग असेट। असेट में पहला
नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में पहला फिक्स्ड एसेट। अभी एसेट में देखते हैं, गुडविल दिया है लेकिन गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, मतलब गुडविल राइट ऑफ हो चुका है। बिल्डिंग है 20,500, तो फिक्स्ड एसेट के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 फिक्स्ड एसेट, ओके। अभी वो लोग ने वहां पे अपने को बिल्डिंग दिया हुआ है 20,500, तो यहां पर आएगा बिल्डिंग। एंट्री में बिल्डिंग नाम कहीं पर भी नहीं है, तो सेम अमाउंट कॉपी कर दीजिए 20,500। बिल्डिंग के बाद मशीनरी, तो यहां पर आएगा मशीनरी। मशीनरी वहां पे दिया है 50,850, और मशीनरी इधर क्रेडिट हो गया है 10,000, तो क्रेडिट हो गया तो माइनस, तो मशीन का वैल्यू आएगा 40,850। टोटल 61,350। तो टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट 61,350। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, राइट ऑफ हो चुका है। स्टॉक, बुक डेट्स मतलब डेटर्स, कैश बैलेंस, ये सब करंट एसेट है, तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी करंट एसेट। तो पहला स्टॉक 10,275 दिया है स्टॉक, तो और एंट्री में स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक का अमाउंट विल रिमेन सेम 10,275। नेक्स्ट इज बुक डेट्स। बुक डेट्स मींस डेटर्स। अभी एंट्री में डेटर्स कहीं पर भी नहीं है, तो डेटर्स का अमाउंट विल आल्सो रिमेन सेम। डेटर्स के बाद कैश, कैश वहां पे 1,500 दिया है। अभी एंट्री में जिधर कैश बैंक डेबिट है प्लस होगा, और कैश बैंक क्रेडिट है तो माइनस होगा। कैश बैंक डेबिट है 15,000, तो कैश बैंक डेबिट है तो प्लस होगा। फिर कैश बैंक क्रेडिट में नहीं है, तो कैश का अमाउंट है 16,500। अभी और कुछ बाकी नहीं है। लेट अस टेक द टोटल ऑफ करंट एसेट। $41,775, टोटल 1,03,125। बैलेंस शीट का टोटल इज टैली, द प्रॉब्लम इज ओवर।